नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 5 अप्रैल 2023 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज टोटल 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इशू हम डिस्कस करेंगे भारत सरकार के सामने अभी क्या इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, क्या इकोनॉमिक डायलेमाज हैं। डायलेमाज मतलब दो पॉलिसीज के बीच में, दो वैल्यूज के बीच में एक को चूज करना होता है ना, उससे संबंधित। नेक्स्ट आर्टिकल कंट्रोल डिजिटल लैंडिंग से संबंधित है। यहाँ पे मेन फोकस है बुक्स को लैंड करने से संबंधित। archive.org जो इंटरनेट प्लेटफॉर्म है ना, जो बुक्स उधार देता है, उसका केस चल रहा है यूएस में पब्लिशर्स के साथ। हाल ही में वो अपना एक केस हार गए। तो जो डिस्प्यूटेबल पॉइंट्स हैं, केस के नहीं मतलब बड़ी जो डिबेट है, उससे संबंधित ये आर्टिकल है। तीसरा, चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगहों के नाम चेंज किए हैं, इससे संबंधित आर्टिकल है, मतलब इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट। डिस्कशन हम स्टार्ट करें उससे पहले आनंद महिंद्रा का एक ट्वीट है जिसको आप ऐसे में, एथिक्स में या फिर आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हो। जब देखो देश की आज़ादी का समय था ना 1947 में, उस समय विंस्टन चर्चिल ने ना एक बात बोली थी, जब इंडिया आज़ाद होगा, आज़ाद भारत में इंडिया के जो लीडर्स होंगे उनका कैलिबर पोटेंशियल बहुत कम होगा। इंडियन जो लीडर्स होंगे वो मैन ऑफ स्ट्रा होंगे। मैन ऑफ स्ट्रा वो होते हैं जिनकी इंटीग्रिटी पर सवालिया चिन्ह होता है, इंटीग्रिटी वाले लोग नहीं होते मैन ऑफ स्ट्रा। यह बात बोली थी विंस्टन चर्चिल ने। बहुत सी और भी बातें बोली गई थी कि जैसे इंडिया एज ए डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इंडिया के लीडर्स इतने बड़े नहीं हैं, वो इतने डाइवर्स देश को संभाल सकें, टुकड़ों में बंट जाएगा देश, डेमोक्रेसी नहीं रहेगी इंडिया में, डिक्टेटरशिप आ जाएगी, तमाम तरह की बातें बोली गई थी। बट देखो पूरे डेवलपिंग वर्ल्ड में, ईस्टर्न वर्ल्ड में इंडिया एक ब्राइट स्पॉट रहा। ऐसी डेमोक्रेसी जो आज तक सरवाइव कर रही है। 1975 में इमरजेंसी आई, जो काला धब्बा है, इंडिया ने बाउंस बैक किया 1977 में। बट देखो सबसे बड़ी आयरनी ये है, विंस्टन चर्चिल ने ये सारी बातें बोली, बट आज के समय में यूके का जो पीएम है ना, वो इंडियन ओरिजिन का है, ऋषि सुनक। तो कहने का मतलब ये है, लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल। ये ट्वीट था आनंद महिंद्रा का, काफ़ी अच्छा ट्वीट था, मुझे लगा शेयर करना चाहिए, अच्छे से इस्तेमाल इसे आप कर सकते हो। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया में नई इकोनॉमिक पॉलिसीज से संबंधित है और आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। किसने लिखा है ये आर्टिकल? अरुण मेहरा ने। ये देखो प्लानिंग कमीशन के पहले मेंबर थे। प्लानिंग कमीशन आज तो एग्जिस्ट नहीं करता, आज नीति आयोग है प्लानिंग कमीशन की जगह। शुरुआत में आर्टिकल में यह कहा जाता है, आज भारत की सरकार 3 प्रकार के इकोनॉमिक चैलेंजेस से जूझ रही है। सबसे पहला इकोनॉमिक चैलेंज क्या है? इन सब चीज़ों को मैनेज करना। जैसे इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोन मिलना काफ़ी महंगा हो रहा है, मतलब महंगा लोन मिल रहा है हाई इंटरेस्ट रेट पर। और सबसे लास्ट में एक्सचेंज रेट, रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले में काफ़ी कम है। तो पहला इकोनॉमिक चैलेंज ये है इन सब चीज़ों को मैनेज करना। इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट, ये सब चीज़ें बढ़ी हुई हैं। दूसरा इकोनॉमिक चैलेंज है ज़्यादा से ज़्यादा देशों के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना, लेकिन ऐसा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना जिसमें भारत के फार्मर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके, भारत के वर्कर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। अभी सरकार नेगोशिएशन कर रही है काफ़ी सारे देशों के साथ में, जैसे यूरोपियन यूनियन के साथ, इसके अलावा यूके के साथ, लेकिन देखो नेगोशिएशन आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। तो सरकार के सामने चैलेंज ये है ऐसा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना जिसमें किसानों का नुकसान ना हो। जैसे किसानों का नुकसान कैसे हो सकता है? मान लीजिए यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद में यूरोप के देशों से डेयरी प्रोडक्ट इंडिया में आ गए, फ्लड हो गया, तो भारत में जो किसानों के द्वारा थोड़ी बहुत वैल्यू प्रोसेसिंग की जाती है, दूध के बाद डेयरी प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं, वो नहीं बिकेंगे। भारत के किसानों का माल हो सकता है कॉम्पिटिटिव ना रहे, ये डर है। अब बात करते हैं तीसरे इकोनॉमिक चैलेंज की जो भारत की सरकार के सामने है। एम्प्लॉयमेंट और एडिक्वेट इनकम को इंश्योर करना देश के सभी नागरिकों के लिए। और तीसरा जो चैलेंज है ना, सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि देश में गरीबी ज़्यादा होगी, अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा, इनकम कम होगी,
तो यही तो मेजर रीज़न है, इसी की वजह से सोशल कन्फ्लिक्ट होते हैं, क्राइम बढ़ता है, सोशल टेंशन्स पैदा होती हैं। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो ये जो चैलेंजेस हैं ना, इनसे निपटने का कोई एक सॉल्यूशन नहीं है सरकार के पास। इवन अलग अलग जो इकोनॉमिस्ट है ना वो भी डिवाइडेड हैं, कैसे इन चैलेंजेस को टैकल किया जाए। इकोनॉमिस्ट डिवाइडेड हैं काफ़ी सारे इश्यूज को लेके, जैसे कि देखो आरबीआई को सरकार से अलग होकर काम करना चाहिए पूरी तरह से, मतलब इंडिपेंडेंट होकर काम करना चाहिए, या फिर सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए। वो देखो इसलिए क्योंकि ना श्रीलंका की इकोनॉमी देख लीजिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी देख लीजिए, आरोप एक ये लगता है कि जहां जहां पे सेंट्रल बैंक सरकार का गुलाम बन के काम करता है, सरकार के इशारों पर काम करता है, वहां वहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं। पाकिस्तान में आए, श्रीलंका में आए, लेकिन पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं कर सकता सेंट्रल बैंक, क्योंकि दोनों का मकसद सेम है, इकोनॉमी को अच्छे से मैनेज करना। आरबीआई ऐसा करती है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू और सरकार ऐसा करती है फिस्कल पॉलिसी के थ्रू। तो दोनों अगर मिलकर काम करेंगे तो बेहतर ढंग से इकोनॉमी को मैनेज किया जा सकता है। लेकिन डायलेमा है, क्या दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है डायलेमा बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। डायलेमा देखो ये है, क्या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने पर फोकस किया जाए या फिर अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करने पर फोकस किया जाए। दोनों के बीच में ना इनवर्स रिलेशनशिप है। जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट की मैं आपको बता देता हूं, जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं उनको रिवाइज करवा देता हूं। फिलिप कर्व क्या कहती हैं, अगर देखो इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगी, लेकिन अगर इन्फ्लेशन डिक्रीज होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी इंक्रीज होगी। दोनों के बीच में ना इनवर्स रिलेशनशिप है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन ज़्यादा मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम, अगर इन्फ्लेशन कम है तो मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है। अब इन्फ्लेशन ज़्यादा है, सरकार अगर इन्फ्लेशन कम करने की कोशिश करती है तो एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज हो जाएगी। तो सरकार क्या चूज करे, क्या इन्फ्लेशन को प्रायोरिटी दे या फिर एम्प्लॉयमेंट पे प्रायोरिटी दे। नेक्स्ट चीज, क्या कंज्यूमर्स के लिए ये आसान बना देना चाहिए कि दूसरे देशों से सस्ता माल, सस्ते प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए जाएं। इससे देखो फायदा तो होगा कंज्यूमर्स को, बट देश में जो उद्योग हैं उनको नुकसान पहुंचेगा। इसीलिए सरकार इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि देश में माल प्रोड्यूस हो, ज़्यादा जॉब्स जनरेट हों। ये भी एक डायलेमा है। रुपी का जो डेप्रिसिएशन होता है, रुपी की वैल्यू कम हो गई डॉलर के मुकाबले में, इसका किसको फायदा किसको नुकसान होता है, सरकार किसको प्रायोरिटी दे। जैसे देखो रुपी की वैल्यू कम होती है डॉलर के मुकाबले में तो इंपोर्टर्स को नुकसान होता है। मान लीजिए कोई उद्योगपति है ए, यूएसए से सामान मंगा रहा है, रुपी की वैल्यू कम हो गई तो जाहिर तौर पे उसे ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, कॉस्ट ज़्यादा आएगी इंपोर्ट करने में, प्रॉफिट मार्जिन उस उद्योगपति के कम हो जाएंगे, कम माल वो इंपोर्ट कर सकेगा। कंज्यूमर्स को फायदा होता है या नुकसान होता है रुपये की वैल्यू कम होने से? देखो नुकसान होता है। कैसे नुकसान? ऐसे होता है क्योंकि अगर कोई उद्योगपति महंगा इंपोर्ट कर रहा है तो वो या तो डायरेक्ट रेडीमेड माल अगर इंपोर्ट कर रहा है तो महंगा बेचेगा इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट में। अगर रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहा है तो उसको ज़्यादा खर्चा आया इंपोर्ट करने पर, फाइनल जो प्रोडक्ट है उसकी कीमत उद्योगपति ज़्यादा रखेगा, यानी कंज्यूमर्स को महंगा मिलेगा। नेक्स्ट, एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है। अब कोई स्टूडेंट है विदेश में पढ़ने के लिए जाता है, रुपये की वैल्यू कम हो गई तो उसके तो ज़्यादा पैसे खर्च होंगे ना फिर ऑस्ट्रेलिया में। जीडीपी पर कैसा असर पड़ता है रुपये के घटने पर डॉलर के मुकाबले में? पॉजिटिव इंपैक्ट ऐसे पड़ता है कि एक्सपोर्टर्स ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव इंपैक्ट ऐसे पड़ता है कि रुपये की वैल्यू कमज़ोर हो गई तो ट्रेड कम होना स्टार्ट हो जाता है, तो जीडीपी पर नेगेटिव असर पड़ता है। तो मतलब कुछ सेक्शंस को फायदा होता है रुपये की वैल्यू कम होने की वजह से, कुछ सेक्शंस को नुकसान होता है। तो सरकार किसको प्रायोरिटी दे? ये सारे डायलेमास हैं, कंफ्यूजन्स हैं। अब राइटर एक बात ये बोलते हैं, देखो कुछ समय पहले तक ना चाइना और इंडिया की इकोनॉमी सेम लेवल पे थी। 1978 में चाइना ने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया, इंडिया ने 1991 में किया एलपीजी क्राइसिस के बाद में, मतलब एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद में
बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के बाद में। अब सिचुएशन ये है, चाइना की इकोनॉमी इंडिया की इकोनॉमी से 5 गुना बड़ी है। पर कैपिटा इनकम चाइना के इंडिया से काफी ज्यादा है। तो इंडिया के बहुत सारे इकोनॉमिस्ट चाइना से सीखना चाहते हैं, चाइना ने ऐसा क्या किया। अब देखो सिचुएशन ये आ गई है, कोविड-19 की महामारी के बाद ना बहुत सारी डेवलप कंट्रीज की कंपनीज चाइना का अल्टरनेटिव खोज रही हैं। अब इंडिया एक अल्टरनेटिव है, बट इंडिया के साथ साथ ना कुछ और देश भी अल्टरनेटिव हैं इन कंपनीज के, जो चाइना को छोड़ के दूसरे देशों में जाना चाहती हैं। वियतनाम उसमें सबसे बड़ा अल्टरनेटिव है। अब ना बहुत सारी कंपनीज इंडिया में आने के बजाय वियतनाम में जा रही है। तो वियतनाम में ऐसा क्या है जो इंडिया में नहीं है, यह सबसे बड़ा क्वेश्चन है। वियतनाम में इन्वेस्ट करना ज्यादा अट्रैक्टिव क्यों है एज कंपेरिजन टू इंडिया। देखो इसके वैसे तो काफी सारे रीजंस हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो रीजन है ना वो ये है ओपन ट्रेड पॉलिसीज वियतनाम की। वियतनाम की ट्रेड पॉलिसीज काफी लिबरल हैं, फ्री ट्रेड पॉलिसीज हैं वियतनाम की एज कंपेरिजन टू इंडिया। बट राइटर कहते हैं एक चीज ऐसी है जो वियतनाम को अट्रैक्टिव बनाती है, जिसने चाइना को भी अट्रैक्टिव बनाया था, वो है हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। जब देखो चाइना में इन्वेस्टमेंट आनी स्टार्ट हुई थी ना, चाइना ऑलरेडी ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में अच्छा कर चुका था। वहां पे एजुकेशन का लेवल अच्छा था, हेल्थ का लेवल अच्छा था, इसलिए फायदा हुआ। कंपनीज वहां पे गई, लोकल लोगों को रोजगार मिला क्योंकि उनका एजुकेशन लेवल अच्छा था, हेल्थ का लेवल अच्छा था। वियतनाम के साथ भी अभी ऐसी ही सिचुएशन है। वियतनाम का काफी अच्छा प्लेस है ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में, बट देखो इंडिया का स्थान वैसा नहीं है अभी फिलहाल। इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में काफी पीछे है। राइटर एक बात बोलते हैं, कुछ समय पहले ना एक डिबेट चली थी 90s में। एक तरफ थे जगदीश भगवती, दूसरी तरफ थे अमर्त्य सेन। जगदीश भगवती का यह कहना था कि ह्यूमन डेवलपमेंट अपने आप आ जाएगा जब इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ आपको इंक्रीज करनी है ना, तो आप ओपन ट्रेड पे फोकस करो। ट्रेड ज्यादा आएगा, ट्रेड ज्यादा होगा, एफडीआई ज्यादा आएगी, इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगी, बाद में उसका फायदा गरीब लोगों को भी होगा, और गरीब लोगों में भी एजुकेशन का लेवल बढ़ेगा, हेल्थ का लेवल बढ़ेगा, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट के पैरामीटर्स पर इंडिया अच्छा परफॉर्म करेगा। बातें उन्होंने और भी बोली जगदीश भगवती ने कि इंडिविजुअल फ्रीडम पे फोकस करना चाहिए। ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए इंडिविजुअल फ्रीडम जरूरी है। फ्रीडम जैसे एक इंडिविजुअल अपना करियर खुद से डिसाइड कर सकता है, एजुकेशन खुद से ले सकता है, लाइफ पार्टनर, लाइफस्टाइल, इन सब चीजों को चूज करने की फ्रीडम। इसके बाद जगदीश भगवती ने यह बोला, गवर्नमेंट को ना फोकस करना चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज करने पर। फेवरेबल इन्वायरमेंट गवर्नमेंट प्रोवाइड करे ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा हो। ये सारी बातें जहां एक तरफ भगवती ने बोली, दूसरी तरफ अमर्त्य सेन ने कुछ अलग तरह की बातें बोली। अमर्त्य सेन बोलते हैं नहीं, ह्यूमन डेवलपमेंट को इंप्रूव करना है तो इन चीजों से काम नहीं चलेगा। अमर्त्य सेन ने बोला सरकार को ना लोगों की कैपेबिलिटीज को इनहेंस करने पे फोकस करना चाहिए, लोगों को ज्यादा सक्षम बनाने पे फोकस करना चाहिए। कैसे? लोगों को एजुकेशन मुहैया हो, हेल्थ केयर मुहैया हो, फूड मिले, एसेंशियल रिसोर्सेज मिले, जो मानवता को समृद्ध बनाने के लिए जरूरी है। जहां पर लोग फले फूले, जिन चीजों की आवश्यकता है वो चीजें सरकार प्रोवाइड करे। ये सरकार का रोल होना चाहिए, रोल ऑफ गवर्नमेंट। सरकार इनइक्वालिटीज को कम करे, पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करे जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, इससे ह्यूमन डेवलपमेंट इंप्रूव होगा। समझ गए? अमर्त्य सेन ने बोला कि लोगों की वेलबींग को सुनिश्चित करना जरूरी है बजाय के फ्री ट्रेड, वो सब चीजें। तो दोनों की अप्रोच में फर्क था। जगदीश भगवती ने बोला हमें फ्री ट्रेड पे फोकस करना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगी, ह्यूमन डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा। अमर्त्य सेन ने बोला नहीं, सरकार ह्यूमन डेवलपमेंट पे खर्च करे, फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करे, फ्री में हेल्थ प्रोवाइड करे, सरकार लोगों को सक्षम बनाए। अब राइटर कहते हैं अमर्त्य सेन की अप्रोच ज्यादा बढ़िया थी। मतलब राइटर अमर्त्य सेन के समर्थक हैं। वो कहते हैं इंडिया ने बस जो है वो मिस कर दी। इंडिया ने हेल्थ केयर पे ज्यादा खर्च नहीं किया, एजुकेशन पे ज्यादा खर्च नहीं किया। इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ तो ज्यादा आई,
लेकिन उसका सीधा सीधा फायदा नहीं हुआ, ह्यूमन डेवलपमेंट का लेवल इंडिया में इंप्रूव नहीं हुआ। जो भगवती ने बोला था ना, इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होगी तो अपने आप चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी, ह्यूमन डेवलपमेंट का लेवल इंप्रूव हो जाएगा, वैसा हुआ नहीं। लास्ट में राइटर बोलते हैं, देखो देर सवेर अब सरकार को अमर्त्य सेन की पॉलिसीज पे लूटना चाहिए। एक फेमस कहावत है, जिस सोच के साथ प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी ना, उसी सोच के साथ चलते जाओगे तो आपको कभी सॉल्यूशन मिलेंगे ही नहीं। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए ना आपको अपनी सोच में तब्दीली लाना होगा। तो इंडिया में जो प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए इंडिया सरकार को सोच बदलनी होगी। पुरानी सोच के साथ प्रॉब्लम्स को नहीं दूर किया जा सकता। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इकोनॉमिक पॉलिसीज से संबंधित। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है कंट्रोल डिजिटल लैंडिंग से संबंधित है, सीडीएल। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये कंट्रोल डिजिटल लैंडिंग देखो इसलिए सुर्खियों में आया क्योंकि ना यूएस में एक केस चल रहा है। आपने अगर कभी सर्च किया हो तो एक वेबसाइट के बारे में आपको पता होगा, internetarchives.org। वेबसाइट का डोमेन नेम है archive.org। गूगल में सर्च मार के देखिएगा। यहां पे ना archive.org में 735 बिलियन वेब पेजेस हैं, 41 मिलियन बुक्स आपको मिलेंगी, 14.7 मिलियन ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, 8.4 मिलियन वीडियोस मिलेंगे, 4.4 मिलियन इमेजेस मिलेंगी और 8,90,000 सॉफ्टवेयर प्रोग्राम मिलेंगे। ये नॉट फॉर प्रॉफिट प्लेटफॉर्म है। इनका कहना है हम देखो अवेलेबल करवाना चाहते हैं ये सारी चीज़ें उन लोगों को जो एक्सेस नहीं कर पाते, और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। हम इन सब चीज़ों को संभाल के रखते हैं। कल को कोई बुक है, अब नई बुक्स नहीं प्रिंट हो रही हैं, रिप्रिंट नहीं हो रही हैं मतलब, तो ऐसी लाइब्रेरीज जहां पे वो बुक अवेलेबल नहीं है वो हमारे से एक्सेस कर सकते हैं। ये इन सब ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए हमने ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है। बट देखो दिक्कत ये है, वो सारे पब्लिशर्स जिन्होंने इतनी सारी बुक्स को पब्लिश किया है ना, जैसे इस प्लेटफॉर्म पे 41 मिलियन बुक्स हैं, तो बहुत सारे पब्लिशर्स नाराज हैं archive.org से कि आप कॉपीराइट का वायलेशन कर रहे हो। आप बोलते हो हमारे ऑब्जेक्टिव जो है वो नोबल हैं, बट हमें तो हमारा बिजनेस मॉडल तो नुकसान हो रहा है ना। राइटर्स को कोई रॉयल्टी नहीं मिलती, पब्लिशर्स को कोई फायदा नहीं होता। आप कोविड के समय एक नेशनल इमरजेंसी लाइब्रेरी आपने इस्टेब्लिश की, कोविड-19 की महामारी जब आई थी, यानी लैंडिंग की जो कंडीशंस हैं आपने और ज़्यादा आसान बना ली, इससे किताबें वायरल हो जाएंगी। ये डिस्प्यूट है, एक तरफ पब्लिशर है, दूसरी तरफ archive.org है। तो ये पब्लिशर का पर्सपेक्टिव है। प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने हमारी पूरी की पूरी कलेक्शन को डिजिटाइज करने का कोशिश किया है, तो ये कॉपीराइट लॉस का वायलेशन है। इसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि archive.org को ऑथर्स के काम की कोई इज्जत नहीं है, उनको कोई रॉयल्टी नहीं मिल रही। पब्लिशर्स के अनुसार archive.org का काम ये होना चाहिए कि यूनिवर्सिटीज़ की, कॉलेजेस की हेल्प करना कि वो उनके पास जो भी कलेक्शन है उसे वो डिजिटाइज कर सकें। लेकिन जो archive.org है वो तो देखो जितनी भी बुक्स अवेलेबल हैं सबको ही डिजिटाइज कर रहा है और फ्री में अवेलेबल करवा रहा है। archive.org का पर्सपेक्टिव ये है, हम चाहते हैं नॉलेज की यूनिवर्सल एक्सेस हो, हर कोई नॉलेज को एक्सेस कर सके, और इसके लिए ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है परफेक्ट प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा archive.org बुक्स को और दूसरे कंटेंट को संभाल के भी रखता है। कल को बुक मिटेगी नहीं। जैसे हम बहुत बार ये डिस्कस करते हैं, मेडिवल इरा की बुक है, ये दूसरे इरा की बुक है, अब वो बुक अवेलेबल नहीं है, तो archive.org पे सभी बुक्स अवेलेबल होंगी तो उनका लुप्त होने का खतरा नहीं रहेगा, संभाल के यहाँ पे बुक रखी जा सकती हैं। archive.org ये भी कहता है हमारे जो एफर्ट्स हैं ना वो कॉपीराइट लॉस को वायलेट नहीं करते हैं, क्योंकि हम कंट्रोल्ड लैंडिंग करते हैं। जो टाइटल भी है कंट्रोल्ड डिजिटल लैंडिंग यानी सीडीएल। सीडीएल में क्या होता है कि कोई भी वेबसाइट जो ये लैंडिंग करती है ना वो अलग अलग टर्म्स पे लैंडिंग करती है। एक तो होता है कि डिजिटल रिस्क
मैनेजमेंट होता है, DRM, ऑडियो या फिर जो भी ये बुक वगैरह है, ई बुक, उनको इस प्रकार से मैनेज किया जाता है कि रिस्क नहीं होता, कोई उसको पायरेट नहीं कर सकता, गलत मिसयूज नहीं कर सकता। इस प्रकार से बुक को लैंड किया जाता है, उधार दिया जाता है DRM के साथ, डिजिटल रिस्क मैनेजमेंट के साथ में। समझ गए? डाउनलोड वगैरह नहीं कर सकेगा, उसका मिसयूज नहीं कर सकेगा, जिसने बोरो किया है, ये इंश्योर किया जाता है। और लिमिटेड कॉपीज को लैंड किया जाता है, जितनी कॉपीज डिजिटल कॉपीज अवेलेबल होती हैं उतना ही लैंड किया जाता है। जैसे फिजिकल लाइब्रेरी में 5 कॉपीज हैं किसी बुक की, तो 5 लोगों को ही लैंड किया जाएगा ना, उधार दिया जाएगा। वही कंसेप्ट इस archive.org में भी काम करता है, जितनी डिजिटल कॉपीज होती हैं उतने ही लोगों को लैंड किया जाता है। और यूजर पे भी लिमिटेशन होती है कि एक यूजर एक समय में 5 ही कॉपीज उधार ले सकता है, वो भी सिर्फ 14 दिनों के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। 14 दिनों के बाद ऑटोमेटिक वो जो कॉपी है वो चली जाएगी archive.org के खाते में, यानी दूसरे के लिए अवेलेबल हो जाएगी। जैसे फिजिकल लाइब्रेरी में 14 दिनों के बाद कॉपी लौटानी पड़ती है, अदरवाइज फाइन लगना स्टार्ट हो जाता है। समझ गए? ये सब चीजें हैं कंट्रोल डिजिटल लैंडिंग। तो राइटर कहते हैं archive.org भी कंट्रोल डिजिटल लैंडिंग कर रहा था। यह आज के समय में आवश्यकता है, क्योंकि आजकल ना फिजिकल लाइब्रेरीज में लोग बहुत कम जाते हैं बुक उधार लेने के लिए। इंटरनेट वाइड स्प्रेड अवेलेबल हो गया है, तो लोगों के लिए ना archive.org एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है बुक उधार लेने के लिए। इससे गैप भी कम हो जाता है। पहले शहरों में ज़्यादा लाइब्रेरीज देखने को मिलती थी, लेकिन गांव में कम देखने को मिलती थी। बट शहर और गांव के लोग एक बराबर हैं अगर वो archive.org जैसे प्लेटफॉर्म से बुक उधार लेते हैं। और भी बहुत सारे फायदे होंगे, जैसे एजुकेशन की फील्ड में बेनिफिट होगा, रिसर्च की फील्ड में बेनिफिट होगा, कल्चरल पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगा, तो ये सब फायदे होंगे। अब राइटर लास्ट में एक बात बोलते हैं, 2021 में ना गूगल LLC वर्सेस ओरेकल अमेरिका इंक का केस सामने आया था। इसमें US की सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट में ये कहा था, देखो फेयर यूज की जब हम बात करते हैं ना, तो हम उसमें एक चीज पे ध्यान देते हैं कि जिसका काम है, ऑथर है, उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन फेयर यूज में एक चीज ये भी देखी जानी चाहिए कि कॉपी करने से पब्लिक को कितना बेनिफिट हुआ है। तो फेयर यूज एनालिसिस में दोनों चीजें शामिल की जाए कि ऑथर को नुकसान कितना हुआ है और पब्लिक को बेनिफिट कितना हुआ है। लास्ट में राइटर ये कहते हैं, इंडिया में अभी इस जैसा कोई प्लेटफॉर्म तो नहीं है, बट देखो आवश्यकता है इंडिया में भी इसी प्रकार का प्लेटफॉर्म आए, डिजिटल लाइब्रेरी जिसमें ज़्यादातर बुक्स अवेलेबल हों, जनता बुक्स को उधार ले सके, वापस दे सके एक निश्चित समय के बाद बुक को पढ़कर। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया कंट्रोल डिजिटल लैंडिंग से संबंधित। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल चाइना के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगहों के नाम चेंज करने से संबंधित है। आप GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो 2017 में ना चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगहों के नाम चेंज कर दिए थे। 6 जगहों के नाम चेंज किए थे 2017 में। उसके बाद 2021 में 15 जगहों के नाम चेंज कर दिए। अब एक बार फिर से 11 जगहों के नाम चेंज कर दिए हैं अरुणाचल प्रदेश में चाइना ने ये चेंज किए, अलग अलग मतलब भाषाओं में इनके नाम दिए गए हैं। जगहों का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से मैंड्रिन, तिब्बतियन और पिनयिन अलग अलग लैंग्वेजेस में नाम दिए गए हैं इनके। देखो 2017 में जब चाइना ने नाम चेंज किए थे ना, तब क्या रीजन था? तब दलाई लामा ने विजिट किया था अरुणाचल प्रदेश में। चाइना उनकी यात्रा का विरोध करना चाहता था। 2021 में चाइना का एक कानून आया था, लैंड एंड स्टेट बॉर्डर लॉ, जिसमें इस कानून ने गवर्नमेंट को ऑथराइज कर दिया था कि आप चाइना के द्वारा क्लेम की गई टेरिटरीज को वापस ले सकते हो, जिस देश के पास भी वो टेरिटरीज हैं। तो इस कानून के आने के बाद में चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में 15 जगहों के नाम चेंज किए थे। अब एक बार फिर से 2023 में चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगहों के नाम चेंज किए हैं। क्या रीजंस हैं? देखो इमीडिएट रीजन तो शायद ये लग रहा है कि G20 की मीटिंग अभी ऑर्गेनाइज हुई थी, वहां पे अरुणाचल प्रदेश में चाइना ने उस मीटिंग में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था। इनोवेशन टेक्नोलॉजी को लेकर यह मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी ईटानगर में। अभी जो चाइना ने नाम चेंज किए हैं उनमें से एक जगह तो ईटानगर के यानी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी के बिल्कुल नजदीक है।
राइटर ये कहते हैं देखो 2020 के बाद से ही रिश्तों में तल्खी है, वायलेंस भी हुआ था, बट देखो अब कुछ जगहों पर तो डिसएंगेजमेंट हो चुका है, यानी दोनों देशों की फोर्सेस पीछे जा चुकी हैं। लेकिन काफी बार बातचीत भी हो चुकी है विदेश मंत्रियों की। भारत के प्रधानमंत्री ने चाइना के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात भी की थी, G20 की एक मीटिंग में थोड़ी छोटी सी मुलाकात थी। बट क्या निकल के आया उस मीटिंग में कि चाइना अभी भी एग्रेशन दिखा रहा है। यह सरकार को क्लैरिटी देना चाहिए कि चाइना किस बात से नाखुश है, क्यों अभी भी इतनी एग्रेशन चाइना दिखा रहा है इंडिया के अगेंस्ट। समझ गए? इंडिया का देखो स्टैंड ये है, इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया है। इंडिया ने साफ तौर पे पहले की तरह कहा है 2021 की तरह अरुणाचल प्रदेश इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, नाम चेंज करने से रियलिटी चेंज नहीं होती। अरुणाचल प्रदेश पहले भी इंडिया का हिस्सा था और हमेशा इंडिया का हिस्सा रहेगा। चाइना का देखो काफी सारे देशों के साथ में बॉर्डर विवाद है। कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं चाइना इंपीरियलिज्म की पॉलिसी अपना रहा है, यानी अपने बॉर्डर को इंक्रीज करना चाहता है, एक्सपेंड करना चाहता है। इस वजह से टेरिटोरियल डिस्प्यूट चाइना जारी रखे हुए है। तो ये ब्रीफ में एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट से संबंधित। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज 3 इश्यूज को हमने डिटेल से डिस्कस किया। पहला इकोनॉमिक पॉलिसी से संबंधित, दूसरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया कंट्रोल डिजिटल लैंडिंग से संबंधित, और तीसरा इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट। चाइना इंडिया में कुछ जगहों के नाम चेंज करने की कोशिश कर रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।